बेसिक चीज़ें हमने स्टार्ट कर ली थी एल्गोरिथम नंबर 1 से, जिसमें 2 नंबर को ऐड करना था हमने। तो इसके लिए हमें सिंपल इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट लिखना होता था। वी डिड दिस वन। आगे बढ़े, फिर हमने 2 नंबर्स का एडिशन किया, उसका सम किया, एवरेज, और नेक्स्ट हमने फिर कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज़ की, कि इनपुट करते हैं आप कोई वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर आपने यहाँ पे डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट किया। स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, कि स्क्वायर के लिए अगर हम एक नंबर इनपुट करते हैं, हम उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। और क्यूब के लिए हम स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं तो क्यूब आ जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव वन। लाइक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि दो चीज़ें आपके पास होती हैं, दे आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास इफ देन एल्स, और एक होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मोटिव है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, और बेसाइड हम लूप को डिस्कस करेंगे। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है और लूप क्या है। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अब जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट की मैंने बात की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास इफ देन एल्स, और जो दूसरी चीज होती है हमारे पास वो होती है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो एक तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक अलग चीज है, और ऑन दी अदर साइड एक और चीज जिसको आप कहते हो लूप्स, वो एक अलग चीज है, जिसकी तीन चीजें होती हैं। क्योंकि अमूमन बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट को ही लूप्स में लिख देते हैं। तो यहाँ आपको समझने की बात जरूरी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स है, वो डिपेंड करेगी कि आप इनपुट दे रहे हो और आपके इनपुट की बेस के ऊपर वो आउटपुट देगी। लूप्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास तीन तरह के लूप हैं जो आपके पास इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 आपके पास होता है फॉर नेक्स्ट, ये काउंटर लूप कहलाता है। सेकंड आपके पास जो इस्तेमाल होता है वो होता है वाइल, डू एंड वाइल। और जो थर्ड आपके पास इस्तेमाल होता है वो होता है रिपीट अंटिल। फॉर नेक्स्ट जैसे मैंने पहले कहा, ये कहलाता है काउंटर कंट्रोल लूप। यानी इसमें आपके पास ये होता है कि यू नो अबाउट द वैल्यू के आपका लूप, कोई भी लूप कितनी दफा चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने अब मुझे एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, और 30 स्टूडेंट की क्लास के मार्क्स मुझे इनपुट करने हैं। तो वहां पर मैं लूप का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि लूप कहता है कि लूप इज अ टेक्निक दैट रिपीट itself for a specified number of times। लूप एक ऐसी टेक्निक है जो खुद को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक चलाता है। इसमें पहला लूप हो गया काउंटर कंट्रोल, इसका मतलब है इसमें फिक्स वैल्यू होगी। तो फॉर के लिए आपको याद रखना होगा कि फॉर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, कि जैसे 400 टाइम्स चलाना है, 10 टाइम चलाना है। तो एक तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए फॉर के लिए, कि फॉर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। फिर फॉर का स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा, कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है फॉर का, कि आप लिखते हो फॉर, यहाँ पे आप जैसे लिखोगे फॉर, और एनी वेरिएबल एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, और इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। उसके बाद बीच में जो कुछ भी प्रोसेस होगा, जो भी चीज़ आपको रिपीट करवानी है वो बीच में डालोगे आप, और आखिर में आप इसको कर दोगे नेक्स्ट। और ऊपर जो भी वेरिएबल लगाया है, जैसे मैंने यहाँ एक्स का वेरिएबल लगाया है, तो आप एक्स जो है वो नेक्स्ट में डाल दोगे। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये एक फॉर लूप का स्ट्रक्चर होता है।
और ये हमेशा फाइनाइट टाइम तक चलता है। तो फॉर एक्स लिखा आपने, उसके बाद उसके बीच में प्रोसेस आएगा और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे। तो ये लूप वो लूप होता है जो रिपीट करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक, कि कोई भी चीज है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो है उसको कितनी दफा आपने रिपीट करना है वो यहाँ पर आप फॉर के अंदर डाल सकते हैं। फॉर की एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया होगा, एक अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको शो करूंगा, एल्गोरिथम का एक डॉक्यूमेंट है। तो एल्गोरिथम का डॉक्यूमेंट होगा, उसमें आप देखोगे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं। तो वी स्टिक टू द बेसिक। फर्स्ट, इफ देन एल्स, जैसे हमने यहाँ देखा। तो इफ देन एल्स की अगर हम बात करें तो इफ देन एल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इफ लिखते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू लिखी जाती है, वैल्यू इफ ट्रू। और एल्स है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर लिखी जाती है वैल्यू इफ फॉल्स। तो इफ का स्ट्रक्चर ये होता है कि जिसमें इफ के बाद आप कंडीशन देते हो, और कंडीशन देने के बाद आप नीचे जो चीज फर्स्ट पहले लिखते हो वो होती है उसकी वैल्यू इफ ट्रू, और जो सेकंड चीज होती है वो कहलाती है उसकी वैल्यू इफ फॉल्स। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर अब जो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके तीन हमारे पास क्वेश्चन, 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला सवाल है कि राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट अ नंबर एंड आउटपुट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी नंबर अगर आप पता करना चाहते हो कि जो इनपुट कर रहे हो आप, कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो उसके लिए एल्गोरिथम ये बनता है कि वो नंबर 0 से अगर बड़ा होगा, अगर कोई भी नंबर जो आप इनपुट करते हो और वो 0 से अगर बड़ा होगा, तो फिर हम यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है आपने इनपुट नंबर तो करा दिया, ये आपका इनपुट आ गया, ए इज ग्रेटर देन 0, ये है आपकी कंडीशन जैसे मैंने वहां लिखा था। तो ये मैंने कंडीशन बना दी कि जो मैं नंबर ए इनपुट करवा रहा हूँ, अगर वो 0 से बड़ा निकलता है तो देन प्रिंट पॉजिटिव, तो लिखा हुआ आ जाए पॉजिटिव, और एल्स प्रिंट नेगेटिव, अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव लिखा हुआ आ जाए। इनिशियली हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि पाइथन हमारे पास एक आईडीई होता है, पाइथन की आईडी कहलाता है ये, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, एलई लगा हुआ है तो लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो आप इसको इंस्टॉल करके भी अपने पास चला सकते हो। मैंने बताया था आपको प्रोग्रामिस के नाम से भी एक वेबसाइट है, प्रोग्रामिस पे भी आप इसको देख सकते हो, और ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर है, तो आपकी मर्जी आप जो भी जिस पे भी इसको चलाना चाहो। एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है कि जब हम बात करते हैं राइटिंग प्रोग्राम इन पाइथन, पेपर में आपके पास पाइथन से रिलेटेड यानी पाइथन लिखने को नहीं आएगा कोड, आपके पास सूडो कोड आता है। जो मैंने यहाँ लिखा है ये है सूडो कोड, कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर निकालने हैं आपने। तो सूडो कोड बेसिकली सिंपल स्टेटमेंट्स आप लिखते हो इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स को यूज करते हुए, आपको पेपर में यही लिखना है। लेकिन क्योंकि इसको हमें चला के देखना है, और आपके पास ये चीज जरूर है सिलेबस का पार्ट ये कि स्टूडेंट को लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग होती कैसे। इवन दो वो आपसे पेपर में उसके बारे में नहीं पूछेगा कि आपने कोड लिखना है, कोड नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि अब स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इनपुट ए है। तो पाइथन के अंदर इनपुट ए जो दिया जाता है, कोई बताएगा मुझे पाइथन में इनपुट ए कैसे दिया जाता है? जब तक मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने हैश के बाद लिखा है ना, हैश करके, ये लेबल कहलाता है, ये कमेंट होता है, इसको पाइथन चलाता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हैश डाल के कमेंट जरूर लिख सकता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, राइट अ कोड टू इनपुट अ नंबर, राइट अ कोड टू इनपुट अ नंबर एंड आउटपुट whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पैरेलल दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं, हम कोडिंग भी यहाँ कर रहे हैं और सूडो कोड भी कर रहे हैं। सूडो कोड तो ये आपको समझ में आ गया कि एक इनपुट ए किया आपने, आपने कहा नंबर ए अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर नहीं है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो हम इसको चला के देखते हैं, फर्क इतना सा है कि वहां हम सिंपल इनपुट ए लिख देते हैं, लेकिन यहाँ इनपुट ए चलेगा नहीं। यहाँ जो हमें काम करना है उसका तरीकेकार ये है कि यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब है डाटा टाइप, के जो हम नंबर डाल रहे हैं वो एक इंटीजर है, यानी वो कोई डेसिमल नहीं है।
जो कुछ हम इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ बीच में लिखेंगे वो एग्जैक्टली आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ इंटर अ नंबर, कि कोई नंबर आप जो है वो इनपुट करें। जब वो नंबर मेरे पास इनपुट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, यानी जो नंबर ऊपर इनपुट हो रहा है अगर वो 0 से बड़ा है तो आपने लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आ जाए पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, और इसी प्रिंट को हम कॉपी कर दें यहाँ, इसके बाद तो ये आ जाएगा नेगेटिव। एक बात का बहुत ख्याल हमें रखना है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना होता है। यहाँ इंडेंटेशन से मुराद ये कि अगर जैसे इफ है, इफ के नीचे कोई चीज लिखी हुई नजर आ रही है, जैसे इफ है, तो जैसे इफ है और एल्स है दोनों एक सेम लाइन में होने चाहिए। प्रिंट है ये वाला और उसके नीचे वाला जो प्रिंट है वो सेम लाइन में होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि एरर जनरेट करेगा पॉजिटिव। इसे चलाने के लिए मैं यहाँ रन पे जाता हूँ, रन किया, रन मॉड्यूल किया, यानी प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं यहाँ, और इसको मैंने ऐड कर दिया विद द नेम ऑफ पॉजनैक। आई गेस मैंने पहले भी इसको किया हुआ है शायद अपने पास, तो ये वहाँ सेव आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ब्रेसेस वर नॉट क्लोज्ड। यहाँ पे देखो मैंने दो ब्रैकेट ओपन किए हैं, एक ये और एक ये, लेकिन मैंने बंद एक ही को किया था जिसकी वजह से उसने एरर जनरेट किया। मैं दोबारा F5 का बटन प्रेस करता हूँ और अब जब मैं चलाऊंगा तो मुझसे कहेगा नंबर। वो खैर मैंने लिखने में गलती कर दी, बी नहीं लिखा, मसला वो नहीं है, प्रोग्राम मेरा चल रहा है। मैंने लिखा 56, तो मुझे रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा नंबर पॉजिटिव है। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ विद अ वैल्यू एंटरिंग एज अ -1, तो मैं F5 करके दोबारा प्रोग्राम चलाऊंगा और दोबारा प्रोग्राम चलाने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ नेगेटिव एंड राइट 45, तो मुझे यहाँ जो नंबर मिलेगा वो यहाँ नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो दिस इज हाउ अ प्रोग्राम कैन बी डन बाय यूजिंग अ सूडो कोड। तो हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, यानी ये इफ देन एल्स का हमने इस्तेमाल किया है। इफ देन एल्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम इनपुट देते हैं और इनपुट की बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि आउटपुट क्या बनेगा। तो ये तो एक हो गया। अब हम इसे अगर सेव कर लेते हैं, सेव एज, और अपना ऑब्जेक्ट अब चेंज करते हैं और हम ये बताते हैं कि दो नंबर इनपुट करते हैं, तो दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर या लार्जर नंबर की बात करता हूँ। लार्जर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दो नंबर की बात कर रहा हूँ। तो राइट अ कोड टू इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर्स मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा और आउटपुट करूंगा द लार्जेस्ट वन, आउटपुट द लार्जर वन, आउटपुट दी लार्जर वन। मैं लार्जर इसलिए करा रहा हूँ कि ये जब कॉन्सेप्ट आपको लार्जर वाला समझ में आ जाएगा तो फिर आप लार्जेस्ट भी कर सकते हो। तो इंटर नंबर, ये एक नंबर आ गया, मैंने नंबर को ए कह दिया। सेम यही चीज लेके चला मैं और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया बी, ये मेरा बी आ गया। तो इस तरह से दो नंबर हो गए। अब ज़ाहिर लार्जर नंबर के लिए मुझे कंडीशन लगानी होगी कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर। इसको हम चला के देखते हैं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी सेव कर चुका था विद अनदर नेम, और यहाँ पर हम डाल के देखेंगे दो नंबर, दोनों कंडीशंस को हम चेक करेंगे। और वो कंडीशन ये होगी कि पहली दफा में मैंने नंबर ए को बड़ा किया और बी को मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है ए ग्रेटर है, 45 बड़ा है, 23 छोटा नंबर है। ऑन दी अदर साइड इंटर नंबर लिखा हुआ है, इसके बजाय मैं अगर यहाँ ऐसे लिख दूं कि इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ मैं लिख दूं इंटर सेकंड नंबर, और फिर दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव अ सेकंड नंबर एज द लार्जेस्ट वन। 87 इज द बिगर नंबर एंड 34 इज द स्मॉलेस्ट वन। नहीं, मैंने दोबारा ए को बड़ा कर दिया, ठीक है ठीक है।
मसला नहीं है। तो मैंने ए को यहाँ बड़ा किया तो 87 बड़ा था, फर्स्ट नंबर था। मैं इसको दोबारा सेकंड नंबर को बड़ा करके चलाता हूँ F5 से। तो अब यहाँ पे मैं दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव अ नंबर सेकंड एज द ग्रेटर वन। तो मैंने 89 डाल दिया। तो अब यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ आ रहा बल्कि बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। मुझे जल्दी से आप लोग बताइए अब तक जितना मैंने आपको यहाँ पे चीजें समझाई हैं, क्या आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आई है? ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो ये तो हमने इनिशियली छोटी छोटी चीजें कर रहे थे, इसी तरह अगर आसानी से समझ में आती जाएगी तो हम थोड़ा पेस पकड़ेंगे। तो ये हो गया ग्रेटर का। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि अब हम दो के बजाय तीन नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। तो लार्जेस्ट की बात करते हैं। लार्जेस्ट का केस क्या हो सकता है? लार्जेस्ट का केस हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू सेव एज द लार्जेस्ट वन। अच्छा, राइट अ कोड टू इनपुट टू नंबर्स। अब हम यहाँ टू नहीं करेंगे, हम कर देंगे थ्री नंबर्स एंड आउटपुट द लार्जेस्ट वन। एंड आउटपुट द लार्जेस्ट वन। यहाँ पे हमें एक चीज ऐड करनी होगी कि तीन नंबर अगर हमारे पास आ रहे हैं तो दैट थर्ड नंबर इज द सी। N1 N2 N3 भी हम यहाँ दे सकते हैं, और इंटर सेकंड के बाद हम यहाँ पे कर देंगे थर्ड नंबर। अब फर्क ये आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा एंड गेट का, लॉजिक गेट्स के अंदर एंड। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी बात बनेगी। जैसे अब ए बी सी तीन नंबर आ गए, तीन में से ए उसी वक्त बड़ा होगा जब वो बी से भी बड़ा होगा और जब वो सी से भी बड़ा होगा। अब एक चीज नई यहाँ पर और सीखोगे आप कि जब तक हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं तो हम एल्स लगाते हैं। जब तक दो कंडीशंस होती हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था और ग्रेटर था या जो भी था। लेकिन अब जब कंडीशन ये आ गई कि हमारे पास वैल्यू तीन हो गई है, तीन इनपुट हो गए, तो हमें तीन वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो अब हम एल्स नहीं लगाएंगे, हम एलिफ लगाएंगे। कोड के अंदर एलिफ लगाएंगे। ठीक है। अब एलिफ की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पे बी को चेक करते हैं कि बी सी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। तो तब जाके जो नंबर बड़ा होगा वो होगा, हाँ, जब आप सूडो कोड में लिखोगे तो आपको एलसिफ ही लिखना है। एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप प्रोग्रामिंग में कर रहे हो तो एलिफ लिख रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यही काम जब मैंने किया था सूडो कोड में, सूडो कोड का मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट में, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एल इफ नहीं लिखा है, आप देख सकते हो, मैंने एल्स इफ ही लिखा है। तो फर्क ये कि ज़ाहिर है जब हम प्रोग्रामिंग कोड की तरफ जाते हैं तो प्रोग्रामिंग कोड के सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने। अगर हम कोडिंग में जा रहे हैं तो हमें कोडिंग ही करने होंगे। कोडिंग में आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है लॉजिकली वो काम कैसे करती है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी हो गया तो ए ग्रेटर हो गया, और एल इफ लगा के आपने बी को सी से भी बड़े के लिए चेक किया और ए से भी किया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसका मतलब बी जो है वो ग्रेटर होगा। अब आखिर में कुछ बचता नहीं है मेरे पास, क्योंकि ए और बी की दोनों की कंडीशन चेक हो जाएंगी। तो फिर मुझे दोबारा सी के लिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर कंडीशन में तो हमेशा एल सी बचता है। तो फिर यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो सिंपल एल्स लिख के और सी इज ग्रेटर करके प्रिंट करवा दूंगा। एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम एज वेल टू गेट द रिजल्ट। अब यहाँ पर हम तीन चीजें चेक कर सकते हैं। पहला नंबर वन, दूसरा नंबर टू, तीसरा नंबर थ्री। राइट नाउ सी इज ग्रेटर, क्योंकि मैंने तीसरा नंबर बढ़ा दिया था, तो मैंने ये सी को चेक करके देखा। नाउ टेस्टिंग अनदर केस, यहाँ पे एक नया केस टेस्ट करके देखते हैं, दैट इज द टेस्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एज अ ग्रेटर वन। तो यहाँ पे 3 to 1 के अंदर से पहला नंबर ग्रेटर हो गया। वी चेक फॉर थर्ड नंबर ग्रेटर, वी चेक फॉर फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर द सेकंड नंबर एज द ग्रेटेस्ट वन। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ।
दिस टाइम जो मैं वैल्यूज देने लगा हूँ वो वैल्यू जो होगी उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी बी की, यानी सेकंड की। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि बी इज ग्रेटर है। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे तीनों वैल्यूज के लिए चल रहा है। धीरे धीरे हमने जिन कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा वो कॉन्सेप्ट थे हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइन को चेंज करना होगा, और आप सेम काम जो है वो लेस देन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमने पॉजिटिव नेगेटिव को भी देखा। एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि आपने इवन और ऑड आप इनपुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर के लिए आपको याद रखना होगा कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो डिवाइड बाय 2 होके हमेशा 0 देता है। आप कोई भी नंबर जैसे देखते हो, आप कहते हो कि भाई लेट्स सपोज एक नंबर है 48, तो ज़ाहिर है जब भी आप किसी इवन नंबर को 2 से करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर में आपको जो दे रहा होता है वो 0 देता है। दिस इज द रिमाइंडर। तो एक साइन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द मॉड्यूलस साइन। तो मॉड्यूलस साइन ऑलवेज रिटर्न्स रिमाइंडर, ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हो। मॉड्यूलस साइन रिटर्न्स रिमाइंडर, मॉड्यूलस यहाँ पर परसेंटेज का साइन है, मॉड्यूलस साइन रिटर्न्स रिमाइंडर। तो इवन ऑड के केस में आप एक तो मॉड्यूलस को भी समझते हो, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस भी समझते हो आप। तो ये तो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब परसेंटेज साइन। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस वाले एल्गोरिथम में आप 2 से 3 कॉन्सेप्ट समझते हो। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये थ्योरेटिकली भी पेपर में आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरह से एमसीक्यू में कर सकता है, मैच करके कर सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे कर सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हो। You can see the difference here that 5 modulus 2 is 1 but 5/2 is 2.5. What is the difference? The difference is कि स्लैश जो है वो डिवीजन है, स्लैश इज द डिवीजन। द सेम थिंग फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह रहे हो 5 मॉड्यूलस 2 और 5/2। फर्क कितना है कि जब आप यहाँ पे लिखते हो, आपने लिखा 5 और यहाँ पे इसने आपने इसको डिवाइड किया 2 से, तो आप लिखते हो 2 2 4 और बच गया 1। वो वाला केस जिसमें आप रिमाइंडर वापस ला रहे हो, दिस इज द रिमाइंडर वाला केस, रिमाइंडर। इस केस के लिए आप लगाते हो मॉड्यूलस का साइन। अगर कहीं ये लगा हुआ होगा मॉड्यूलस तो आपका रिजल्ट आएगा 1। बट इफ यू राइट अ साइन ऑफ डिवीजन, जैसे 5/2 लिख रहे हो, तो अब 5/2 के अंदर रिमाइंडर नहीं आएगा। 5/2 में आप लिखोगे 2 2 4, उसको डिफरेंट तरह से रीड करोगे। 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, और 2 5 10। सो द डिफरेंस इज बिटवीन द साइन। स्लैश लगाओगे तो जो रिटर्न करेगा वो चीज कहलाती है क्वोशंट। लेकिन जब आप लगाते हो मॉड्यूलस का साइन, तो मॉड्यूलस जो होता है वो साइन देता है रिमाइंडर, और स्लैश का साइन जो है वो देता है आपको क्वोशंट। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, ये मैं आपसे ये मेरा अपना डॉक्यूमेंट है सिंपल, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर एक नई चीज हम और देख रहे हैं, असाइन ऑफ डबल इक्वल टू। असाइन ऑफ डबल इक्वल टू, नॉर्मली इक्वल टू तो आप कहते हो कि इक्वल टू 5 का मतलब है कि ए में 5 की वैल्यू है, बट हेयर यू सी इज द साइन ऑफ डबल इक्वल टू दैट सेज इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि वो ये चेक कर रहा है कि जो ए की वैल्यू है, जो वेरिएबल ए की वैल्यू है, क्या वो 2 से रिमाइंडर दे रही है 0 को। यानी कि इनपुट ए में अब आप इवन और ऑड निकालने जा रहे हो, ए के अंदर आपने पहले केस में डाल दिया लेट्स सपोज 7, तो 7 मॉड्यूलस 2 का आंसर आता है 1। 7 मॉड्यूलस 2 का आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 3 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहाँ 0 लगा हुआ है। तो कह रहा है चेक करो कि क्या 1 इक्वल टू 0 है। तो 1 इक्वल टू 0 नहीं है, जिसकी वजह से नंबर इज इवन प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसका एल्स वाला पार्ट चलेगा और नंबर इज ऑड लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप यही चीज 7 के बजाय यहाँ पे अगला नंबर आप दे देते हो 74, अब 74 को जब आप मॉड्यूलस 2 लोगे
तो 74 तो 2 के टेबल में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कि अगर आप यहाँ 74 लिख रहे हो तो 35, 36, 37, तो 2 का टेबल अगर आप 37 तक पढ़ोगे तो आपके पास 74 पूरा क्रॉस हो जाता है, दैट गिव्स यू रिमाइंडर एज 0। उस केस में इस ए की जगह जब आप 74 लिखोगे और 74 मॉड्यूलस 2 लिखोगे तो उस पूरी कैलकुलेशन का आंसर आएगा 0। अब वो 0 इक्वल टू दैट 0 है, हाँ है, तो फिर लिखा हुआ आ जाएगा नंबर इज इवन। हम इसको भी चला के देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास, इसको हम दोबारा सेव एज करते हैं और सेव एज करके हमारे पास प्रोग्राम है टू फाइंड द इवन ऑड, तो हम उसको इवन ऑड लिख देते हैं, इवन ऑड। और इवन ऑड के लिए राइट अ कोड टू इनपुट 3 नंबर्स, इसको हमें चेंज करना होगा। ये हमारा लेबल कहलाता है, यानी कि ये कहलाता है बेसिकली कमेंट। कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। राइट अ कोड टू इनपुट अ नंबर एंड आउटपुट whether the number output whether the number is even or odd, कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब यहाँ अगर आप देखो तो एक ही इनपुट हो रहा है टोटल ओवरऑल प्रोग्राम में, क्योंकि नंबर तो एक ही है जिसको आप इनपुट कर रहे हो। तो आप इंटर फर्स्ट नंबर के बजाय यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो इंटर नंबर, इंटर नंबर। कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है बेसिकली ए वो नंबर है जो हम इनपुट कर रहे हैं, और मॉडुलस का साइन हम डालेंगे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज का साइन था तो वी विल सी के परसेंटेज का साइन हम डालेंगे और लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। यानी कि जो भी आप नंबर डाल रहे हो अगर उसका मॉडुलस 2 से लेने के बाद 0 आ रहा है तो आप प्रिंट कर देना कि जो नंबर है वो है इवन। तो आप लिख सकते हो नंबर इज इवन, और वो नंबर भी अगर प्रिंट कराना चाह रहे हो तो आप ए प्रिंट करा दो। और अब यहाँ पे एलिफ की जरूरत इसलिए नहीं है कि कंडीशन ही 2 है, तो हम उसको एल्स वापस कर देंगे। और जहाँ प्रिंट बी इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, क्योंकि राइट नाउ जो हमें चाहिए वो ये बताना है कि नंबर इवन है ऑड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इज ऑड। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू, जो भी नंबर होगा वो साथ साथ वो नंबर भी प्रिंट होके आ जाएगा। F5 करके दोबारा चलाते हैं और यहाँ पर हमने क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 5। हाँ, यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, क्योंकि प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हमें उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है, वो मिस हो गया था। चलाते हैं, हम नंबर डालते हैं 34, तो कहता है नंबर इज इवन, कि जो 34 नंबर है वो इवन है। ठीक है जी, 34 के ऊपर ये काम कर रहा है। और अगर हम इसको दोबारा चलाते हैं 34 के बाद एंड वी गिव अ वैल्यू दैट इज एन ऑड वन, ऑड का मतलब है 23, तो ये बता रहा है कि जो नंबर है वो ऑड है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की मदद से, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ये मॉड्यूलस साइन है, ठीक है ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है, तो इसकी मदद से हमने पता कर लिया कि हमारे पास नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरी तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।